बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन चीज़ों को लेके आज मैं आगे चलना चाहता हूँ। नंबर वन जी, नवाज शरीफ साहब तो बहुत खुश नज़र आते हैं कि अर्ली इलेक्शंस की बात जब हुई। हम जानना ये चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी वाले भी इस बात के लिए तैयार हैं या नहीं जी। इसलिए कि अगर पीपल्स पार्टी वाले तैयार हैं तो क्या वो चाहते हैं कि जनाब उन पे जो ये इस वक्त एहतसाब जो उनकी लीडरशिप पे हो रहा है उससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी? क्या ये रीज़न है इसलिए तैयार होते हुए नज़र आते हैं, या तैयारियां इसलिए दिखा रहे हैं अर्ली इलेक्शंस की पीपल्स पार्टी वाले, या कोई और वजूहत है? इमरान खान साहब कहते हैं जनाब कि अगर ऑपोजिशन वालों ने हर्डल्स क्रिएट किए या ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स से उन्होंने इवॉल्व किए तो फिर वो ऑर्डिनेंसेस लेके आ सकते हैं और कवानीन जो है ऑर्डिनेंसेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रा जहन में रख लीजिएगा, ऑर्डिनेंसेस जो होते हैं वो 4 माह के लिए उनकी मुद्दत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक और 4 माह उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। सो वो कैसे मुमकिन हो सकेगा कि फॉर लाइक लॉन्ग रन वो ऑर्डिनेंस के थ्रू सारी चीज़ें चला सके? एक तो मैं इस पे बात करना चाहूँगा। दूसरी बात ये है जनाब, अगर डॉलर को कैप ना किया गया तो ये एक बेलगाम घोड़ा है जो दौड़ता रहेगा और उस वक्त तक दौड़ता रहेगा जब तक इसको ये गिर ना जाए। तीसरी जो चीज़ है जनाब वो ये है कि जनाब अल्लाह ना करे 90% स्टील की इंडस्ट्री जो है या स्टील से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है जनाब वो कोलैप्स कर सकती है अगले 1 से 1.5 माह में। उसके रीजंस है और उन रीजंस को अगर फिक्स ना किया गया, उन रीजंस को अगर एड्रेस ना किया गया, उन रीजंस को अगर जल्द अज जल्द उन पे ध्यान ना दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से तो इश्यूज खड़े हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब मैं बात करूंगा नैयर हुसैन बुखारी साहब से। बुखारी साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं और अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जनाब कि वो तो इसके लिए तैयार है, बहुत खुश है इसलिए। क्या आप लोग भी खुश हैं? ज़रा देख लीजिएगा, आपकी सीटें तो ज़्यादा निकल आई सिंध में, आपकी वोट बैंक भी ज़्यादा बढ़ गया सिंध में, लेकिन बाकी अगर पाकिस्तान के हिस्सों की बात करें तो हालात कोई इतने अच्छे नहीं है पीपल्स पार्टी के। शुक्रिया राना साहब। देखें, जो अर्ली इलेक्शंस की बात है, अभी तो गवर्नमेंट को इंस्टॉल हुए कुछ 105 या 110 डेज हुए हैं। अगर सिटिंग गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर ये समझता है, ऑल्दो कि उनके पास नंबर जो हैं वो ऑब्वियसली सिंपल मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में है, उस वो होने के बावजूद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं अर्ली इलेक्शंस के लिए जाता हूं, तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस है? एक पहली बात तो ये। सेकेंडली, ये बिल्कुल आर्टिकल 58 के नीचे 18th अमेंडमेंट के बाद टोटल डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर की है कि एडवाइस करे प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी इनकम्पिटेंस नज़र आ रही है, ये उनकी इनकेपेबिलिटी नज़र आ रही है कि ये 110 दिनों में ही ये हाथ खड़े कर गए हैं कि बाबा हमसे ये हुकूमत नहीं चलती। इनसे तो यही नज़र आ रहा है ना, वरना जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है दुनिया में, वहाँ पे बिल्कुल डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर ज़रूर एक्सरसाइज करता है, लेकिन नॉट सो अर्ली जिस तरह ये इमरान खान साहब ने इंडिकेशन की है। तो ये नज़र आता है कि ये इनका टोटल फेलियर है, वह गवर्नमेंट रन नहीं कर सकते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल हम तैयार हैं, जो नया इलेक्शन होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस देना, और पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है। हम बिल्कुल कंटेस्ट कर रहे हैं और बड़ा विगरसली कंटेस्ट करेंगे, और वी वुड वेलकम कि अगर वो फ्रेश इलेक्शंस पे जाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शंस के लिए। सीटें किसको कितनी मिलती हैं, ये जो पिछला इलेक्शन है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी हैं, हमारी अपनी रिजर्वेशंस थी, लेकिन हमने सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए, आप देखिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो ओथ नहीं लेना चाहती थी, ये तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने परसुएड किया बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप को कि हम पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे अपने इश्यूज को रेज करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल हम जब भी इलेक्शंस अनाउंस होते हैं हम फोर्सफुली उनमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम अपना ऑब्जेक्ट भी अचीव करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रा समझाइएगा, आप ठीक है, यू आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड यू आर बीइंग वेरी
कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि अर्ली इलेक्शंस हो जाएं तो पीपल्स पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। बट एट द वेरी सेम टाइम, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आपको सीटें ज़्यादा मिली सिंध के अंदर इस इलेक्शंस में, और उसके बाद आपको वोट भी ज़्यादा मिले सिंध में इस इलेक्शंस के बाद। बट एट द वेरी सेम टाइम क्या ऐसा आपको, वाई आर यू सो कॉन्फिडेंट? बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों में तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली पंजाब में तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। सो फिर आप क्यों कॉन्फिडेंट इतने? नंबर वन। नंबर टू, एक और चीज़ साथ ही मैं ऐड कर दूं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता। आपने कंसर्न्स शो किए कि ऑर्डिनेंस के थ्रू अगर कोई चीज़ कराई जाएगी, हुकूमत जो है, इमरान खान साहब जो है या पीटीआई की हुकूमत जो है, अगर कोई ऑर्डिनेंस ला के कोई चीज़ करवाती है तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द गेम, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी इजाज़त है। तो ऑर्डिनेंस अगर नया लाया जाए तो उस पर आपको क्यों ऑब्जेक्शंस हैं आपको? शुक्रिया। इस पे तो मैं आपको ज़रा डिटेल जवाब दूंगा राणा साहब। पहली बात है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमें कभी भी इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 2013 के इलेक्शंस में भी सिक्योरिटी थ्रेट्स, और 2018 के इलेक्शंस में भी, और हम हैंडीकैप रहे टू सम एक्सटेंट। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है, जो भी गवर्नमेंट हुकूमत वक्त होती है, वो इवन प्लेइंग फील्ड जो है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो फराम करे। हम समझते हैं कि हमें प्लेइंग फील्ड मिलेगी और हमारी परफॉर्मेंस पंजाब में भी बहुत हम इम्प्रूव होंगे। देखिए 2013 के इलेक्शन से हमारी सीट्स साउथ पंजाब में इंक्रीज़ हुई हैं, इंशाल्लाह सेंट्रल पंजाब में भी हमारी, क्योंकि जो जिस शौक से लोग गए थे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी लॉयल्टी स्विच ओवर करके, उनको समझ आ गई है कि असल हकीकी जमहूरी जमात कौन सी है और किस पॉलिटिकल लीडर के पास उसका पॉलिटिकल विजन है। तो हम इवन हम KPK में भी हमारी पोजीशन इम्प्रूव्ड है, हम अच्छी सीट्स निकालेंगे। इवन इन पंजाब आल्सो हम आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे। रहा मामला ऑर्डिनेंसेस का, राणा साहब, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पे तो हुकूमतें चलती रहीं, क्योंकि जब भी मार्शल लॉ रहा, जब भी गैर जमहूरी दौर रहा, तो मार्शल लॉ ऑर्डर्स और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के ज़रिए 1977 से लेके 1988 तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के ज़रिए हुकूमत चलती रही। इसी तरह जनरल मुशर्रफ की हुकूमत भी जब तक पार्लियामेंट वजूद में नहीं आई, इसमें अगर ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत चलती रही, जिसकी भी हुकूमत चलती रही, या आइंदा आने वाले वक्त में अगर इमरान खान साहब भी, मेरी एक छोटी सी गुजारिश, अगर चलती रही तो इसमें गैर कानूनी चीज क्या है, नुक्ता क्या है, वो गैर कानूनी नुक्ता क्या है? अच्छा, मैं अर्ज करता हूं ना, वो जब वो हुकूमतें चलती रही तो मुल्क में जमहूरियत नहीं थे, मुल्क में मुंतखब नुमाइंदे नहीं थे, पार्लियामान मौजूद नहीं थी, मार्शल लॉ था, डिक्टेटरशिप थी। आया ये बजरिया डिक्टेटरशिप हुकूमत चलाना चाहते हैं, ये इस मुल्क में डिक्टेटर बनना चाहते हैं? लेकिन आर्टिकल 89 जो है वो बड़े वाज़ेह है कि किन सरकमस्टांसिस में ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। वो नॉर्मल हालात में के लिए ये कानून साजी का तरीका नहीं है। कानून साजी हमेशा पार्लियामान का इख्तियार है। लेकिन एक चीज और भी है ना बुखारी साहब, एक चीज और भी है ना। देखें, सेनेट के अंदर इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, पीटीआई के पास, इमरान खान साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है, और अगर कोई ऐसी चीज़ लाना चाहते हैं जो मुल्क के लिए बेहतर है, ऑब्वियसली उस पर डिबेट हो सकती है और होगी। अगर मुल्क के लिए बेहतर है तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? कोई गैर कानूनी चीज़ तो नहीं है ना, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल। देखिए ना, आप थोड़ा सा 89 आर्टिकल 89 को थोड़ा समझे तो सही जी। आप देखिए आर्टिकल 89 के नीचे जो ऑर्डिनेंस जारी होता है उसकी मियाद है 120 दिन, और 120 दिन मींस 4 मंथ्स, और उसके बाद अगर इसको रीप्रोमलगेट करना है तो पार्लियामान के इजाजत से वो 120 दिन और आगे जा सकता है। उसके बियॉन्ड उसकी मियाद मुद्दत नहीं चल सकती। कानून ऑटोमेटिकली अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो लैप्स कर जाएगा, वो रिपील हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब देखें कि ये कानून साजी सिर्फ 8 महीने के लिए होगी, एक बात। सेकेंडली, हमने कैटेगोरिकली कहा कि कोई जो भी कानून साजी
मुल्क के इंटरेस्ट होगी, पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन होगी, पीपल्स पार्टी वुड सपोर्ट, बल्कि बाकी अपोजिशन भी जमातें कहती हैं। अब आप देखें कि जब हम 2008 में आए थे, जब हमारी हुकूमत आई थी, तो सेनेट में हमारे पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। ठीक है, 2009 के जो इंतखाबात सेनेट के हुए उसके बाद हुए, हमने उस एक साल के अरसे में लेजिस्लेशन की, लेकिन लेजिस्लेशन ऐसे हुई कि हमने अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया, ऑन बोर्ड लेके कंसेंसस से हमने लेजिस्लेशन की। इवन मैं खुद लीडर ऑफ हाउस रहा, और जब भी कोई बिल टेबल होता था मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेता था, जो अपोजिशन के पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर्स थे उनको बोर्ड लेते थे। लेकिन इनकी तो मिनिस्टर्स की ये हालत है कि वो अहमियत ही नहीं देते, और बिलखुसूस सेनेट को, अगर इनका रवैया इनके मिनिस्टरों को ये है कि चेयरमैन सेनेट को उनको पाबंदी लगानी पड़ी कि वो सेनेट में नहीं आ सकते, तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलाई जाती। ये नातजुर्बाकारी है, ये इनकी नाअहली है। दूसरी तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि उसमें किसने गलत किया, मुशाहिदुल्लाह साहब ने गलत किया या फवाद चौधरी साहब ने गलत किया, वो डिफरेंट डिबेट शुरू हो जाएगी। चले ठीक है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि ऑर्डिनेंस की मियाद जो है वो 4 माह है, उसके बाद जनाब उसको दोबारा अगर एक्सटेंड भी करना पड़ेगा तो एक और 4 माह एक्सटेंड कर लेंगे, उससे ज़्यादा हो नहीं सकेगा, इट्स गोइंग टू बी इशू। बट देन अगेन मेरे ख्याल में इमरान खान इसलिए कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप लोग यानी कि अपोजिशन उनको सपोर्ट नहीं करती तो देन ही कैन गो फॉर ऑर्डिनेंस। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आप लोग जो इतने एक चीज़ मैं आगे चलना चाहूँगा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने कहा जनाब कि इलेक्शंस अगर अर्ली इलेक्शंस हो जाते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हो भी सकते हैं, तो अगर अर्ली इलेक्शंस हो जाते हैं, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हैं कि ये जो आप पे ये जो तलवार लटक रही है एहतसाब की, या जो केसेस मुंडला रहे हैं जनाब आप लोगों पे, आपकी लीडरशिप पे, आसिफ जरदारी साहब पे, इसलिए आप लोग समझ रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो ये जो एहतसाब का अमल है जो आपकी लीडरशिप पे इस वक्त मुंडला रहा है सर पे, वो उस पर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा आपको, या वाकई ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन अगर अर्ली हो जाए तो आप वाकई तैयार हैं? देखिए राणा साहब, ये क्वेश्चन आपको अर्ली इलेक्शंस का तो करना चाहिए ट्रेजरी बेंचेस को कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, दे शुड एक्सप्लेन इट ना। अब क्योंकि ये इख्तियार मैं तो आपके ऑप्टिमिज्म की बात कर रहा हूं, डिसॉल्व करने, मैं आपके कॉन्फिडेंस की या आपके ऑप्टिमिज्म की बात कर रहा हूं। हम तो ऑप्टिमिस्टिक है कि जो इनकी 110 दिन की परफॉर्मेंस है, अवाम इनसे उकता चुके हैं, अवाम इनसे नाला है। ये जो तब्दीली का नारा था कि जी 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई आसमान को छू रही है, ठीक है, इनकी इकोनॉमी देखे वो, लेकिन वो उसमें भी एक थोड़ा सा एज दिया जा सकता है कि ओवरनाइट तो ये महंगाई हुई नहीं। ठीक है, मिसमैनेजमेंट है, गवर्नेंस के इश्यूज है पीटीआई की हुकूमत में, गवर्नेंस में मतलब इमरान खान साहब की जो टीम है उसमें इश्यूज हो सकते हैं, इमरान खान साहब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि आप कह रहे हैं जनाब के लोग इस वक्त थोड़ा सा अनरेस्ट लोगों के अंदर आ रहा है और एक वेव चल पड़ी है, बट थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा, ओके, थोड़ा नहीं बहुत सारा। सेकेंडली आप कहते हैं हमारे खिलाफ मुकदमात, जी हम ये मुकदमात 1990 से आगे भुगत रहे हैं। चले ठीक है, हमेशा कोशिश की गई हमारी आर्म को ट्विस्ट किया जाए। राणा साहब ये देख ले, हमेशा हमारी आर्म को ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है ताकि हम इनके प्रेशर्स को कम कर जाएं। ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इलेक्शन करवाएं, 100 बिस्मिल्लाह, हम पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में वो भी कहती हैं हम तैयार हैं। तो ये इस मरहले में दाखिल हो जाए, वी वुड वेलकम द अर्ली इलेक्शंस। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी। एक छोटी सी ब्रेक लेने से पहले मैं बताता चलूँ जी कि ब्रेक से वापस जब मैं आऊँगा तो मैं मलिक बोस्तान साहब से बात करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि अगर कम्युनिकेशन गैप जारी रहा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और हुकूमत के दरमियान तो फिर बात कहाँ जाके रुकेगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद 2-3 चीज़ें मैं जानना चाहूँगा और आप भी मेरे ख्याल में डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि डॉलर जो है वो किसी जगह पे रुक क्यों नहीं रहा और डॉलर में इतना बड़ा जो जंप आया उसमें किन किन लोगों ने दिहाड़ियाँ लगाई, नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिकेशन गैप जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट के दरमियान वाज़े नज़र आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 3, 100 दिन पूरे होते हैं, इमरान खान साहब कन्वेंशन सेंटर में बैठते हैं, वहाँ पे जनाब बताते हैं कि उनका आगे आने वाले दिनों का प्लान क्या है, आइंदा आने वाले सालों का प्लान क्या है और कुछ टारगेट्स जो हैं उन्होंने अचीव कर लिए और वेरी नेक्स्ट डे
तो पता चलता है जनाब डॉलर जो है इतनी बड़ी जंप लगाता है कि जनाब वो मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी जंप कभी नहीं लगी उसकी, और इतनी ज़्यादा प्राइस उसकी कभी नहीं बढ़ी। साजिश थी इमरान खान के खिलाफ, या जो कम्युनिकेशन गैप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जनाब हुकूमत के दरमियान वो प्रॉब्लम थी? क्योंकि मिनिस्टर फाइनेंस जो है वो कहते रहे जनाब कि मैंने तो इमरान खान साहब को बता दिया था कि जनाब प्राइस जो है डॉलर की बढ़ रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने जर्नलिस्ट के सामने बैठ के, सारी दुनिया के सामने बैठ के कहा जी कि मैंने तो सुबह उठ के अखबार में देखा कि जनाब डॉलर जो है इतनी उसकी इतना जंप लगा चुका है। सो कहाँ पे प्रॉब्लम है? कम्युनिकेशन गैप। यस, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। नंबर 3 जो बयान दिया गया कि जनाब मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट और डॉलर, उसमें जनाब बेयकीनी की कैफियत आपके सामने है और आज तक है। मैं ज़रा मलक बोस्तान साहब से जानना चाहूँगा कि किन किन लोगों ने दिहाड़ियाँ लगाई जब इतना बड़ा जंप लगा। मुल्क की तारीख में इतना ज़्यादा जंप डॉलर में कभी नहीं लगा, इतनी ज़्यादा प्राइस डॉलर की कभी नहीं बढ़ी मुल्क की तारीख में, इतना डी वैल्यू रुपया कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की पूरी तारीख में। क्या वजूहात थी? जी मलक साहब। एक तो इमरान खान साहब ने खुद बयान दिया है कि मुझे मीडिया से पता चला है कि डॉलर का रेट बढ़ गया। ये तो समझो कि इतना कम्युनिकेशन गैप है हुकूमत का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का। मैं समझता हूँ ये इस तरह नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि रुपया बड़ी आम चीज़ है और हमारे जो है पूरे दारो मदार हमारी मैशत रुपये और डॉलर के साथ मुंसलिक है। ठीक, तो एक तो ये है कि हो सकता है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि लाइफ टाइम हाई जो बनाया कभी भी 10 रुपये 1 घंटे में नहीं बढ़ा, 134 से 144 हुआ है और कमर्शियल बैंकों ने इसको बढ़ाया और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आया कोई वाकई बड़ी डिमांड थी। खिलाफ होनी चाहिए इंक्वायरी, तो आज तक कोई रिपोर्ट सामने आई नहीं है। इंक्वायरी अगर कमर्शियल बैंकों के खिलाफ ही होती है अमूमन। पिछली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में एक दफ़ा हुआ था, डार साहब ने फिर प्रेसिडेंट जो कमर्शियल बैंकों के थे सबको बुलाया था और उन्हें वार्निंग दी थी कि आप इस तरह स्पेकुलेशन कार्टल बना के करेंगे तो हम आपके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो उसके बाद आप देखा कि उनको उस वार्निंग के बाद उनकी हुकूमत में डॉलर मुस्ताहकम रहा, उन्होंने इस तरह कोई सट्टेबाजी नहीं की और उन्होंने फिर उसके बाद एक्सक्यूज़ भी किया था और उन्होंने कहा कि इस तरह की हम कोई यकदम रुपये को इस तरह डिवैल्यू नहीं करेंगे। करना काफ़ी तो नहीं है ना मलक साहब, एक्सक्यूज़ कर लेना और दिहाड़ियाँ जिन्होंने लगानी थी लगा ली, तो ये एक्सक्यूज़ करने से तो मुल्क नहीं चलते ना। इस तरह तो कोई किराने की दुकान भी नहीं चलती, इस तरह मुल्क तो नहीं चला करते। तो इसमें मुकम्मल एक मैकेनिज्म होना चाहिए और इमरान खान साहब ने कहा है कि हम मैकेनिज्म बनाएंगे और अंदर जो है स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री मुझे इतमाद में लेके इस तरह के कोई फैसले करेगी। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा है, मैकेनिज्म हो जाएगा धंधे के लिए पाकिस्तान की सट्टेबाजी से जान छूट जाएगी। और क्योंकि पाकिस्तान का आप समझते हैं कि इस वक्त जो फ़ी का आमदनी होती है जीडीपी वो रोज़ाना की आमदनी से बना के सामने रख के बनाई जाती है और गुर्बत की लकीर से पाकिस्तान में जब वो डॉलर महंगा होता है, महंगाई होती है और उन इतने ख़ानदानों में इजाफा हो जाता है, तो गरीब आदमियों को जो परचेजिंग पावर और क़ुव्वत बर्दाश्त और क़ुव्वत ख़रीद जब ख़त्म हो जाती है तो उसमें समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बड़ी क्राइसिस का बायस बन सकती है और लोग ऐसा नहीं कि हुकूमत को भी बर्दाश्त करना छोड़ दें। तो हुकूमत को इसके लिए मद्देनज़र रखना चाहिए क्योंकि डॉलर महंगा होने से किसी की तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती, महंगाई ज़रूर बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ अगर कही जाए तो मेरे ख्याल में इससे आप इत्तेफाक करेंगे कि एक तो ये कि जनाब आपने भी इस चीज़ की निशानदेही की कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इमरान खान साहब या इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप था और मिनिस्टर फाइनेंस कहते रहे कि जी मैंने इमरान खान साहब को बताया, इमरान खान साहब कहते रहे कि जनाब मुझे तो सुबह अखबार में पता चला है। सो देयर इज़ डेफिनेटली अ गैप, देयर वाज अ गैप एंड देयर इज़ अ गैप प्रॉबेबली बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान साहब। अब ये चीज़ तो बिल्कुल वाजे होगी। नंबर 2, ये अब इंक्वायरियों से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा मलक साहब, लेकिन इसमें लोगों ने पैसे जिन्होंने बनाने थे वो बना लिए। आपके ख्याल में इसी तरह अगर काम चलता रहा तो डॉलर किस जगह जाके रुकेगा भी या इसी तरह रोज़ जंप ही लगाता रहेगा, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी 90 पैसे नीचे कभी 60 पैसे ऊपर, इस तरह ही चलता रहेगा या नीचे आने की कोई तवक्को है इसकी? जी देखो, ये डॉलर का जो जिन है इसको जब बोतल में बंद ना किया जाएगा इसको कहते हैं कैप लगा देना और इसको कैप लगा के इसको हद मुकर्रर देना, क्योंकि स्टेट बैंक पाकिस्तान का अमीन है और उसके पाकिस्तान की मैशियत को, पाकिस्तान के रुपये को मजबूत बनाना, उसको एक हद मुकर्रर स्टेट बैंक का फ़र्ज़ बनता है और स्टेट बैंक ने ये किरदार हमेशा अदा किया है और इसको कैप लगाया जिस पे बड़े क्रिटिसाइज़ होते थे। मतलब है कि ये कैप लगाया गया, आर्टिफिशियल इसको जो है रोका गया है।
अगर किसी चीज़ को आप हाथ में नहीं रखें तो हाथ से गुजर जाएंगे तो फिर सब कुछ तहस नहस कर देगा। तो इसलिए इस्लाम भी यही कहते हैं कि मैंने रवि रखें और इस हाथ के अंदर रहें। तो हुकूमत को इसको हाथ में रखने के लिए कैप लगा के रखना होगा, बिल्कुल रुपये को यारो मददगार नहीं छोड़ना होगा, वरना ये डॉलर तो मैं समझता हूँ इसकी तो कोई फिर हद ही नहीं है। अच्छा बताइए, इसकी कोई हद नहीं है, ये 200 रुपये का भी हो सकता है? मतलब जहर आप इसको बेलगाम छोड़ देंगे तो फिर जहर उसका तो फिर घोड़ा जब तक मरता नहीं उस वक्त गिरता नहीं है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ हुकूमत को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। जितने भी हमारे वज़रा साहबान हैं, हर वज़ीर की अपनी पॉलिसी और अपनी पॉलिसी से बयान दे रहा है, जिससे बदइतमादी की फ़ज़ा बढ़ती जा रही है। और आपने देखा स्टॉक भी मुसलसल पिछले 3 दिन से गिर रही है और रुपया भी गिर रहा है, अपने रिज़र्व भी गिर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये बेइतमादी की जो फ़ज़ा कायम करने के लिए मुतअद्दिद बयान नहीं देने चाहिए। और मैशे पे फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी के अलावा किसी को नहीं अलाउ होने चाहिए कि वो स्टेटमेंट दे। और ख़ास तौर पर जब से मिड टर्म इलेक्शन की बातें होना शुरू हुई हैं, उसके बाद स्टॉक ने तेज़ी से गिरना शुरू कर दिया। उससे लोगों को नाउमीदी हो गई है कि इस हुकूमत पे लोगों को बड़ी उम्मीदें व्यवस्था थी, ऐसी नहीं कि ये उम्मीदें दम तोड़ जाएँ। तो मैं समझ इमरान खान साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम वज़रा को बुलाएँ और उन्हें कहें कि कोई बयान उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं होना चाहिए, हुकूमत पॉलिसी के बगैर नहीं होना चाहिए, ताकि इत्मीनान की फ़ज़ा हो। और जो इस वक्त पाकिस्तान ने कतर का दौरा करना है उसको कामयाब बनाया जाए। और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ डॉलर की ज़रूरत है। चाइना ने जो है कि कैश एड अभी तक ऐलान नहीं किया, अभी तक वो पाइपलाइन में ही है। और फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ सऊदी के अलावा पाकिस्तान की किसी ने हेल्प नहीं की। हमें सऊदी का हम शुक्र अदा करते हैं। मैं अपनी तरफ से, कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इस मुश्किल वक्त में जो सऊदी का हमारा साथ दिया है, उसने हमारी एक पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। और हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने की जो है ये अगले मुज़ाकरात हैं जनवरी में, उन्हें कामयाब बनाएं। जो भी कमिटमेंट की हैं उन्हें पूरा करे और ये कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी, पाकिस्तान की मैशत की नाकामी जो नाकाबिले काफ़ी नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अब आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ मैं, और मेरे ख्याल में मेजॉरिटी लोग जो सुन रहे हैं आपको वो भी इत्तेफाक करते हैं आपसे कि यहाँ पे एक डिसरे है, यहाँ पे एक कुछ समझ नहीं आ रही, कोई वज़ीर कुछ कहता है, कोई वज़ीर कुछ कहता है। इट्स अ सिचुएशन आउट देयर। और इमरान खान साहब खुद कह देते हैं कि जनाब मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर आप किसी वज़ीर को क्या कहेंगे? सो इसमें अब कहाँ पे जाके बात रुकेगी, मैं फिर वही जानना चाहूँगा, क्योंकि मुल्क है हमारा, आपने भी इधर ही रहना है, मैंने भी इधर ही रहना है, हमने सुनने वाले जो हैं उनमें से मेजॉरिटी लोग इधर ही रहने वाले हैं, उन्होंने बाहर नहीं जाना। अब कहाँ पे जाके रुकेगा पे नहीं रुकेगा, अदर देन द कैपिंग, कैप के अलावा? देखो ये कैपिंग तो ज़रूरी है। मैंने जो पहले अर्ज़ किया है, इस वक्त हुकूमत को बड़े तअम्मुल से, जैसे मिसाक मदीना की, ऐसे फ़तेह मक्का की भी मिसाल सामने रखी। जितने भी आपके मुखालफ हैं, जितने भी दुश्मन भी हैं, उन्हें आप माफ़ करें, उन्हें एक टेबल पर बैठाएं। और आपने पे एक प्रोग्राम याद है मुझे किया था इकनॉमिक इमरजेंसी का, और तमाम जमातों को इत्तेमाद, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था आपका और बड़ा अच्छा आइडिया था। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है ऐसे मायदे की, माशी मायदे की। और तमाम हुकूमत को, तमाम जमातों को जो भी इख्तलाफ भूल के मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान की मैशत डूबी पूरा मुल्क डूब जाएगा। तो $20 अरब हम इंपोर्ट बिल कम कर सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं। तो पाकिस्तान सारा जितना कम हो जाएगा, वही पैसे आप अपने लोन उतारें और भीख मांगने की बजाय अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, इसमें मैनेज करने की बात है। अगर आप मैनेज करें तो हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो आप बात करें, जो मैंने प्रोग्राम किया था, वो मैंने चार्टर ऑफ इकॉनमी पे प्रोग्राम किया था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करनी चाहिए सबको मिल के बैठ के। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर साइन की जा सकती है तो चार्टर ऑफ इकॉनमी क्यों नहीं की जा सकती? बिल्कुल ठीक कहा आपने मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक बताता चलूं कि मेरे पास एक हल मौजूद है और मुझे हल देने के लिए यहाँ पे एक साहब मौजूद होंगे जो मुल्क के ख़जाने में सालाना 80 से 90 अरब रुपया देने के लिए तैयार है। छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद है जनाब खालिद जहांगीर भट्ट साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान स्टील लाइन पाइप एसोसिएशन के। जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं उसको ज़रा शेयर कर लूँ पहले, बिफोर आई टॉक टू भट्ट साहब। एक तो ये है जनाब कि कुछ लोगों को, कुछ ऐसे भी लोग हैं फेवरेट्स जो कि चलते आ रहे हैं बड़े अरसे से, उनको SRO हुकूमत ने दिए हुए हैं। शायद इमरान खान साहब को या PTI की हुकूमत को इसका इल्म नहीं है। उसमें एक आयशा ग्रुप भी है, उसमें ISL भी है और IAL ग्रुप भी है जिनको जनाब SROs मिले। इसके अलावा और भी बड़ी एक लंबी फहरिस्त है।
वो भी मैं किसी वक्त आपके साथ शेयर कर लूँगा। भट्ट साहब से मेरी बात हो रही थी बिफोर गोइंग फॉर द शो। भट्ट साहब कहते हैं जनाब कि मैं शोज़ पे उठने से पहले एक रिटन स्टेटमेंट दे के जा सकता हूँ जनाब, जो आप हुकूमत पाकिस्तान को या इमरान खान साहब को दे दें राना साहब, और वो ये है जनाब कि सेक्शन 8B जो है अगर हटा दी जाए हमसे और हमें जनाब एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाए कि जनाब हम खुल के अपना कारोबार कर सकें, तो हम यहाँ से 80 अरब रुपए की रिटर्न स्टेटमेंट दे के जाता हूँ कि जनाब हम सालाना हुकूमत पाकिस्तान को दे सकते हैं। बट साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। पहले तो मुझे बताएं जी कि डॉलर जो ऊपर नीचे जा रहा है भट्ट साहब, उससे आपको इश्यूज पहले एड्रेस कर लेते हैं, उससे आपको क्या नुकसान पहुंच रहा है? आप इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, उससे डेफिनेटली आपको जनाब आपको डैमेज हो रहा होगा कि डॉलर किसी जगह रुक ही नहीं रहा। अगर इसी तरह फाइनेंशियल टीम जो है जो कि इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं है इमरान खान साहब की, लेकिन टीम जो है फाइनेंशियल टीम इमरान खान साहब के पास जो है उस पे आपको भी आप भी क्वेश्चन मार्क्स रेज करते हैं, हमें भी थोड़े से इश्यूज हैं, क्योंकि हमें लगता ही है कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन गैप है इमरान खान साहब के दरमियान और जो फाइनेंशियल टीम है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है। की वजह की है सर? बात यह है, मैं स्टार्ट यहाँ से लेता हूँ कि हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की, खान साहब ने अकेले ने नहीं की, हमें भी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस मुल्क में एक ऑनेस्ट आदमी आए। एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की, इमरान खान की शक्ल में हमें एक ऑनेस्ट वज़ीर आज़म मिला। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ना उस बंदे को पैसा चाहिए, ना वो कोई मिले लगा रहा है, ना उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, वो कुछ करना चाहते हैं, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, स्पेशली जो फाइनेंस को हैंडल कर रहे हैं, वो मिस हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, अब खान साहब हमने सुना था ज़िद्दी हैं, वो कल मैंने उनकी एक स्टेटमेंट सुनी है कि असद उमर साहब कहीं नहीं जाएंगे, सो आई बिलीव वो ज़िद्दी बहुत है। ठीक है सर, ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ज़िद के लिए नहीं है, ज़िद से नहीं चलेगी। आपने ये सोचा है आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जो इंडस्ट्री है स्पेशली पाइप इंडस्ट्री, वो इंपोर्ट पे बिलीव करती है, रॉ मटेरियल तो यहाँ उगता नहीं है, स्टील मिल आप लोगों ने बंद कर दी हुई है, तबाह कर दी है, और मैं आपको नाम बताऊंगा कि किन लोगों ने बेड़ागर किया है। अभी भी वो लोग इस वक्त इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल ब्रूटर है, वो अभी भी साथ है। अच्छा चलिए। हाँ। अब मसला ये है कि आपकी टीम ये सोच नहीं रही कि जो आज लैंड कर रहा है मटेरियल, वो 4 महीने पहले एलसी खुली थी। ठीक है, इट मीन्स कि खान साहब के आने के बाद बिजनेस तो बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया, इन्होंने रियासत मदीना बनानी। भाई रियासत मदीना में एलडीए सीडीए तो था ही नहीं। उस वक्त कौन सी गवर्नमेंट थी या कौन सी बिल्डिंग के नक्शे पास होते थे? तो फिर रियासत मदीना बनाए। ये सीडीए आरडीए एलडीए इनको तो पहले खत्म करें। ठीक है, पहला शुरुआत यहां से। आपने कारोबारी बंद कर दी है, आपने कंस्ट्रक्शन बंद कर दी, आपने सियासतदानों में से एक खानदान चुन लिया। मैं नवाज शरीफ का हामी नहीं हूं, लेकिन आपने सियासतदानों में मियां नवाज शरीफ को चुन लिया, आप उसको ग्रिल कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसने गलत किया है तो वो अल्लाह ताला उसे सजा देगा, अगर उसने गलत नहीं किया तो अल्लाह ताला उसको वापस अपनी स्टेज पे लेके आएगा। लेकिन आपने वही काम बाकी ताजरों के साथ भी किया, आपने चुन लिए हैं। मतलब आप जो बिल्डर्स हैं उनमें से भी आपने 1-2 बंदे चुन लिए हैं, जो सोसाइटियां बनाते हैं उनमें से भी 1-आधे बंदे चुन लिए हैं, जिनको आप समझते हैं कि इनका कत्ल करने के बाद आप बहुत बड़े गाजी बन जाएंगे। नहीं होगा। आप वेव कर रहे हैं ऊपर खड़े होके, लोग फूल फेंक रहे हैं, चाइना आपसे शेक हैंड कर रहा है, सारी दुनिया मिल रही है, आपको ये नहीं पता जिस स्टेज पे आप खड़े हैं वो दलदल बनती जा रही है। आपका रेवेन्यू आपका बिजनेस कम्युनिटी देती है। 16-17 लाख जो हैं टोटल टैक्स पेयर हैं, उनमें कोई 8-9 लाख नौकरी पेशा लोग हैं। सो इसका मतलब 5-6 लाख इंडस्ट्री या बिजनेस पर्सन है, रेवेन्यू तो वो दे रहे हैं। आप अगर उनको तबाह कर देंगे, आप अपने नेट को बढ़ा नहीं रहे। देखें, इंडस्ट्री हम चला रहे हैं, वो नो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कराची क्या मामला तो होते हैं, किस तरह हम इंपोर्ट के इश्यूज हैंडल करते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर हम सेल करते हैं, आगे गोदाम है, उनके आगे एंड यूजर हैं। हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको भी टैक्स नेट में ले आ सकते हैं, लेकिन वो हमारी शक्ल देखते हैं जिस पे कि खून के धब्बे उन्हें नजर आते हैं, वो पागल हैं आएंगे नेट
नेट में, वो नहीं आते। देखिए पाकिस्तान का जो 3rd लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटेड कम्युनिटी है वो स्टील है, आयरन एंड स्टील। 4.6 बिलियन हर साल डॉलर आप पे करते हैं स्टील की मद में, जिसमें 50% फ्लैट स्टील है। 2 स्टील होते हैं, एक सरिया है, एक उसके साथ स्क्रैप है, और एक चादर है। हम लोग चादर को डील करते हैं, उसे कहते हैं फ्लैट स्टील। या आम आदमी के लिए मैं बता रहा हूं, हम फ्लैट स्टील जब इंपोर्ट करते हैं, आपने क्या किया है कि जो सरिया और स्क्रैप वाले हैं उनके साथ 8B वाला सिलसिला खत्म कर दिया। 8B क्या है? 8B बेसिकली है वैल्यू एडिशन। अच्छा, 8B थानेदारी है। ओके। आपने FPR के जो, अब मेरी फैक्ट्री है या मेरे जो बाकी कोलीग्स हैं उनकी फैक्ट्री को कलेक्टर ने डील नहीं करना, उनको तो इंस्पेक्टर ने, सुपरिटेंडेंट ने डील करना है। आपने उनको पंजाब पुलिस का SHO बना दिया हुआ है, वो 8B पे आके ग्रिल करते हैं वैल्यू एडिशन पे। जो शरीफ बंदा है वो पूरा देने को तैयार है, अब वो पूरा दे तब भी वो खुश नहीं है, वो फिर वीले डीले होती हैं, मतलब मुकमका हो जाता है। मुकमका हो जाता है। अब वो 3% लेते हैं वैल्यू एडिशन का सेल टैक्स और 1% टर्नओवर पे इनकम टैक्स। हम ये कह रहे हैं कि वो 3% भी आप पोर्ट पे ले लें 17% सेल टैक्स के साथ, और 1% की जगह 2% ले लें 5%। इट मीन 7,000 रुपया पर टन, ये को 35 अरब रुपया बनता है। ठीक है। अच्छा, आपने प्लास्टिक दाने वाले को भी ये सहूलत दी है, जो प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरर दाने पे भी ये है, आपने सरिये वाले को भी दी है, आपने स्क्रैप इंपोर्ट पे भी दिया, फिक्स कर दिया। उससे ही होता है कि उनके ऑडिट नहीं होते, बिकॉज वो हर चीज तो पहले ही पे कर देते हैं। ठीक है। तो वो तो कल को किसी क्लेम में जाएंगे ना। हम कहते हैं कि हमें क्यों, कोई, हम इसराइल के रहने वाले हैं, हम भी इस मुल्क के सिटीजन हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं, आपने हमें उस कैटेगरी में नहीं रखा हुआ। 2013 के बाद मियाँ साहब की हुकूमत ने ये 8B और ये सारे मामलात किए क्योंकि वो ताजर थे। अच्छा, अब अगली बात, वो जो इंपोर्ट चल रही है 4 महीने की, वो अब भी लैंड हो रही है, अगले हफ्ते भी लोगों के जहाज लैंड होंगे जिसमें स्टील आएगा। सेल बंद हो गई। अब सेल बंद हो गई, आपने बैंकों से LCs लिए, कैश तो आप पाकिस्तान से बाहर भेज नहीं सकते, वो तो LC के जरिए होगा। अब जो आपने LCA खोली हुई है, मटीरियल आ गया, आपने यू हैव टू पे बैंक। ठीक है। अब वो 90 डेज गुजर गए हैं और जो 100 डेज में से 30 डेज रह गए हैं। अगले 1 से 1.5 महीने में अगर यही हालात रहे तो आपकी स्टील इंडस्ट्री बैंक डिफॉल्ट में चली जाएगी थ्रू स्टेट बैंक लॉ। इसीलिए आप कह रहे हैं कि जनाब 90% जो इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी महीने में, अगर यही हालात है। वो इस तरह बंद हो जाएगी कि देखें मटेरियल पोर्ट में पड़ा हुआ मैं है, समझ गया आपकी बात। ठीक है, बट उसका वो बायर ही नहीं है। ठीक है, उसका कोई बायर ही नहीं है। अब बाहर आएगा तो पैसा वापस, पैसा आएगा तो हम बैंकों को देंगे। अब बैंक भी मजबूर है, स्टेट बैंक के नीचे है। स्टेट बैंक ने एक टाइम लिमिट दिया हुआ है कि डिले के बाद इतने डेज हैं, फॉर दैट सर्टेन डेज के बाद इट मींस पार्टी डिफॉल्ट कर गई है, आप उसकी बैंकरप्सी फाइल करें, उस पर सूट करें, उसे कोर्ट में ले जाएं। तो क्या इस मुल्क की 90% इंडस्ट्री अब कोर्टों में खड़ी होगी? अच्छा, दूसरी मुझे एक बात समझाए भट्ट साहब, आप कह रहे हैं कि अगर ये 8B हटा दी जाए और आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाए और आपका भी कम्युनिकेशन गैप जो है, वैसे तो कम्युनिकेशन गैप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है हुकूमत के साथ, आपका भी कम्युनिकेशन बहुत गैप, मैंने 4 खत लिखे, एक का रिप्लाई नहीं आया। खत्म हो जाए अगर कम्युनिकेशन गैप, तो आप 80 अरब रुपया सालाना हुकूमत को देने के लिए तैयार है, खजाने में जाएगा। सिंपल है, देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खान साहब को यह समझना पड़ेगा कि इन इश्यूज के लिए बहुत बड़े PhD लोग नहीं चाहिए। अब मसला यह है कि आप 8B हटा दें, आपको 30 से 35 अरब रुपया इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगली सुने, आपने जितने SRO इशू किए हुए हैं, SRO मदीना की रियासत में तो हो ही नहीं सकता। अब बात यह है कि SRO का मकसद यह है कि वो ना तो RD देते हैं, ना वो कस्टम ड्यूटी प्रॉपर देते हैं, उनको छूट है। वो छूट ऑलमोस्ट कोई 18 से 20 हज़ार रुपया पर टन की है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो कोई 50 अरब रुपया SRO की मद में गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस कर रही है। अगर 50 से 55 अरब रुपया SRO खत्म करने से होता है तो 50-55 अरब ये और 30 से 35, आप 80 से 90 अरब रुपया बूस्ट हो जाएगा FPR के अकाउंट तो में। सोल्यूशन तो तुसी ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। वो मानने को कोई तैयार ही नहीं है।
मतलब टोटल ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कोई मेरे ख्याल कोई 10 मिनटां ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 80-90 अरब रुपए इकट्ठा करके दे देता है। अच्छा, इससे आगे सुने, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि जो FBR के लोग निचले लेवल पे जो नीटी ग्रीटी वीली डीली करते हैं जाके इंडस्ट्री में, वो खत्म हो जाएंगी ना। मैंने आपको देना है, मैंने आपको सारा एडवांस ही दे दिया, आप मेरे घर क्या करने आएंगे? ठीक है, बिल्कुल सही। आप मेरे प्रेमिसेस में एंटर ही नहीं होंगे कि ये घर, इससे तो मैंने जो लेना था, इसने 100 रुपया देना था मेरा, इसने 110 रुपए दे दिए, तो 10 रुपए का एडजस्टमेंट मांगेगा मेरे से, आप मेरी तरफ नहीं आएंगे। वो नहीं चाहते FBR, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती। हालांकि ब्यूरोक्रेसी में लोग ईमानदार बैठे हुए हैं कई, ये कलेक्टर लेवल पे तो ये वीली डीली तो होती नहीं है। ये तो अब हम कहते हैं जी इनकम टैक्स एग्जम्पशन खत्म कर दें, ना मुझे दें ना किसी और को दें, 2% वो भी ले लें। हालांकि आप 1% लेते हैं, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं 2%। और मैं खालिद भट्ट की हैसियत से नहीं, चेयरमैन PSPE की हैसियत से मेरे पीछे सारी इंडस्ट्री खड़ी है। वी आर रेडी टू पे, हम 2% देते हैं। वैल्यू एडिशन ये जो 3% करते हैं, अब उसमें चक्कर ये है कि अगर आप नॉन फाइलर फाइलर को ले लें तो आप बचा लेते हैं। अब वहां इंस्पेक्टर आ जाते हैं, सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं, उनके साथ डीलें हो जाती हैं, झूठी इनवाइसें इन्वॉल्व होती हैं और वो 3% बच जाता है। अब मोस्टली जो एक ऊपर का ग्रुप है और एक नीचे का, जो मिडल वाला है उस बेचारे को ये देना पड़ता है। आपको लोहा पड़ रहा है लाख रुपए का, और दूसरे जिसके बाद SRO है उसको पड़ा 93,000 का ये बेनिफिट। आप वैल्यू एडिशन 10,000 रुपए का फर्क पड़, हाँ 7,000 का फर्क पड़ गया टन पीछे। ये मैं सिर्फ कर रहा हूं 8B की वजह से, अभी मैं SRO की नहीं बात कर रहा। तो आपको पड़ा 1 लाख में, उसे 93,000, आपने उस पर 10,000 रुपया मैन्युफैक्चरिंग की, 1,10,000, आप 1,12,000 का बेचेंगे, उसको 93 का पड़ा। 10,000 रुपया उसने वैल्यू एडिशन की उस पर, उसको पड़ गया 1,03,000 का, वो 1,06,000 में बेच के नहीं, आप क्या करेंगे? आपका दिवालिया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये करवा रहे, उसका यही हाल है कि फिर मैं रिश्वत दूं, मैं बार्गेन करूं, मैं वीले डीले करूं, मैं उनको दूं। जो प्रेजेंट टीम है भट्ट साहब, इस वक्त तो फाइनेंशियल टीम है, फाइनेंस को जो लुक आफ्टर कर रहे हैं जो लोग, जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए, उनसे आपको बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है? अच्छा, आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं उनमें? कमाल ये है, एक तो हमें इत्तेफाक नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ऊपर से जुल्म ये है कि कोई हमारे बिजनेस कम्युनिटी जब खान साहब को मिलती है चैम्बर में या कहीं और, तो उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं। अब प्रॉब्लम मुझे राना मुबशर से है, मैं हाकिम वक्त के पास जाता हूं, वो मेरी बात सुनने के बाद कहता है चलो आप राना मुबशर से जाकर डिस्कस करो। Exactly. खान साहब को कोई होश दिलाए कि एक बंदा जो जिसकी मिसमैनेजमेंट हमें तबाह कर रही है, खान साहब कहते हैं वहीं चले जाओ, यानी जो कातिल है वही मेरा मुंसिफ होगा। और दूसरी बात यह है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो देखे, जब ये लोग आए इन्होंने आते साथ एक नारा मारा कि हम डॉलर 100 रुपए का ले आएंगे। इनको ये आइडिया था कि जो इंपोर्ट बेस्ड पाकिस्तान, खाली मैं नहीं, पाकिस्तान के सारे इंपोर्टर वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं $125 पे, आपने 100 रुपए कह दिए। उनसे आगे जो बायर है वो कहता है कि मुझे 100 की रेशो पे बाइंग करनी है। 100 का मतलब है $100, 100 रुपए का डॉलर प्लस ड्यूटी कैलकुलेशन भी 100 पे होगी ना, फिर 130 पे तो नहीं होगी। अब वो 30% लेस रेट लगाता है कि मुझे दो, वरना मैं लूंगा इनका 100 दिन का प्लान और अगले दिन सुबह उठ के 146 रुपए, शाम को 137 रुपए। 1 से 1.5 महीना और है, हम लोग मर जाएंगे। तो लड़के मर जाएं तो ज्यादा बेहतर है, शहीदी हो जाएंगे या बच जाएंगे। अगर हमें कुछ अर्सा और ना ये सुना गया तो हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे अपनी अपील लेके। जो ही वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके इर्द गिर्द जो हमने सुना है, और हम गलत सुनने वाले नहीं हैं, ताजर कम्युनिटी सब जानती है इस हमाम में क्या क्या हो रहा है, सबको पता है। वो जो 5-7 बंदों का टोला खान साहब को तोहफे में मिला ना PM हाउस के, उन्होंने खान साहब को यह तक नहीं पता करने दिया कि आदम स्वाति की GIT रिपोर्ट आ चुकी हुई है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा। इतना बड़ा अलमिया। अब डॉलर की फ्लक्चुएशन से हम मर रहे हैं सर, हम तबाही के दहाने पे चले गए हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोग ताजर हैं, हम लोग हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के। जो मुल्क में टैक्स पे करता है गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट करती है। हमें तो कोई स्पेशल कार्ड इशू करने चाहिए। मैंने 21 करोड़ में से 6 लाख बंदा है, तो हमें तो कोई एक कार्ड मिलना चाहिए। मतलब हमारा एक मर्चेंट स्टील मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर की, उनके सदर साहब ने
कुछ लोग फ्रॉड कर रहे थे। अब वो सदर नून का सपोर्टर है, जो फ्रॉड कर रहा था वो पीटीआई का सपोर्टर है, मैं भी पीटीआई का सपोर्टर हूं। उसने उनको टाइट अप किया कि इनके पैसे दो, उन्होंने उस पर अगवा का पर्चा करा के उसे अरेस्ट करा दिया। तो किधर गए आपके बुजदार साहब, जो सीएम साहब जो डीपीओ के लिए बाहर आ गए थे? तो हमारे सदर जो शेख साहब है मर्चेंट एसोसिएशन के सदर, उनके लिए भी बाहर है। मैं उनको कभी जिंदगी में मिला नहीं, लेकिन अलमिया ही है इस मुल्क का। ठीक कह रहे हैं आपने कहा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि सिर्फ एक छोटा सा मैनेज करने से चीजें, यानी कि आप एड भी खत्म कर दें और एसआरओ सारे कैंसिल कर दें। एसआरओ जो कुछ लोगों को दिए गए हुए वो कैंसिल कर दें। आप 80-90 अरब रुपया यहाँ पे सालाना हुकूमत के मिनिमम 80-90 अरब रुपया सालाना आप जनरेट करके हुकूमत के खजाने में डाल सकते हैं। ओ कैसे? जब आप इसको खत्म करेंगे, पोर्ट पे जब मटीरियल आएगा वी बॉक्स से अटैच होता है, वो सारा लिंक्ड अप है कस्टमर इनकम टैक्स का, आप पोर्ट पे वो सब जमा करा देंगे। मतलब कोई निटी ग्रिटी वीली डीली तो होएगी नहीं ना। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया जनाब कि यहाँ पे जब एक रुपए के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है और इमरान खान साहब खुद पर्सनली कोशिश कर रहे हैं। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।